हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन रीट स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें रीट एग्ज़ाम के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें एक एक टॉपिक को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया है वो भाषा शिक्षण का है। भाषा शिक्षण के अंदर सबसे जो फर्स्ट मैंने पोर्शन लिया है वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंदर जो ग्रामर के टॉपिक हैं या व्याकरण के जो टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है न केवल रीट के एग्ज़ाम में, राजस्थान जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, सी-टेट के एग्ज़ाम, कई एग्ज़ाम के अंदर व्याकरण के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आइए अपन इसकी शुरुआत करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है समास। जैसा ही इसके नाम से स्पष्ट है, अगर अपन इसको संधि विच्छेद करते हैं, सम प्लस आस, मतलब दो जो शब्द है, एक है सम और एक आस, दो जो शब्द है उन दोनों शब्दों के मिलने से एक नवीन यौगिक शब्द का निर्माण हो रहा है। मतलब दो जो शब्द हैं उनको अपन जब मिलाते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है, एक नया शब्द बनता है। उसी नए शब्द को अपन क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है समास और संधि में क्या अंतर है। संधि में जो है स्वर या व्यंजन का मेल होता है, यहाँ पर पूरे शब्द का मेल हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। संधि में क्या होता है, स्वर या व्यंजन का मेल होता था, लेकिन यहाँ पर पूरे शब्द का हो रहा है और दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और वही नया शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जब उस शब्द को अपन टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसका समास विग्रह हो जाता है। जैसे रसोई घर, ये तो एक सामासिक पद है, रसोई घर। अब रसोई घर को अगर अपन इसका समास विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर। जैसे दिन रात, दिन और रात, तो ये जो संयुक्त पद हैं अगर इसको अलग करते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। अब देखो, अपन बात करते हैं समास के एक परिचय के बारे में कि समास होता क्या है। तो इसकी परिभाषा तो कहीं नहीं पूछी जाती है, एक समझ के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ समास क्या है। सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक शब्द, अभी मैंने बताया था, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नवीन शब्द का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक शब्द मिल करके क्या करते हैं, एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं और वही नवीन शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब अपन बात करते हैं कि जो समास है उसके जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं, और प्रत्येक प्रकार को अपन संक्षिप्त रूप में आज अपन पढ़ेंगे। फिर डिटेल से जो है मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें अपन प्रत्येक समास के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। समास का ये मेरा एक परिचयात्मक वीडियो है जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि समास की जो एक मोटे तौर पर जो समझ है वो आप सभी के अंदर विकसित हो जाए। तो देखो, समास के प्रकार को जानने से पहले, समास के प्रकार को जानने से पहले एक बारीक चीज़ अपने को और ध्यान रखनी है, वो ये है कि समास के अंदर दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, समास के अंदर दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसको कहते हैं पूर्व पद। पहला पद जो होता है उसको अपन कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा जो पद होता है उसको अपन कहते हैं उत्तर पद। समास के अंदर दो पद होते हैं। पहला जो पद होता है उसे अपन कहते हैं पूर्व पद और दूसरा जो पद होता है उसे अपन कहते हैं उत्तर पद। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि समास के अंदर दो शब्द होते हैं। पहला जो शब्द होता है उसको अपन पूर्व पद कहते हैं और दूसरा जो शब्द होता है उसको अपन कहते हैं उत्तर पद। जैसे ये अपने पास एग्जाम्पल है, जैसे कि दही बड़ा। दही बड़ा में दही जो है वो तो क्या है, पूर्व पद है, और बड़ा वो क्या है, उत्तर पद है। ठीक उसी प्रकार रसोई घर, रसोई घर की अगर अपन बात करते हैं तो रसोई जो है वो तो पूर्व पद है और घर क्या है, उत्तर पद है। अब देखो, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद,
क्योंकि आगे अपन जो समास के प्रकार पढ़ेंगे तो उनकी विशेषताओं में आएगा कि किसी समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है या किसी समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ जैसे कर्मधारय समास है उसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, मतलब एक अन्य जो पद होता है या एक अन्य अर्थ निकल करके सामने आता है। तो समास दो शब्दों के मेल से बनने वाली जो यौगिक शब्द हैं उसको अपन समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब अपन समास का जो वर्गीकरण है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, समास को जो है वो 6 प्रकार में बांटा गया है। समास को कितने प्रकार में बांटा गया है? 6 प्रकार के अंदर। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं इसको। सबसे पहला है अवयवी भाव। सबसे पहला समास कौन सा है? अवयवी भाव। दूसरा है तत्पुरुष। दूसरा समास कौन सा है? तत्पुरुष। तीसरा है द्विगु। चौथा है द्वंद्व। पांचवा है कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि। छठा है बहुव्रीहि। अब देखो यहाँ कुछ मैं आपको बेसिक जो है वो ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है समास को पहचानने के लिए। अगर अपन झगड़े की बात करें, मतलब दोनों पद क्या हो रहे हैं? प्रधान हो रहे हैं। मतलब कोई ऐसा सामासिक पद है जिसके अंदर दोनों शब्द क्या है? अपना बराबर महत्व रख रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ पर द्वंद्व समास आ जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, जितनी रात की अहमियत है उतनी की उतनी दिन की अहमियत है। तो रात दिन में समास कौन सा आएगा? द्वंद्व आएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं संख्यावाचक, अगर पहला पद जो है वो संख्यावाचक है तो सीधी सी बात है वो समास कौन सा होगा? द्विगु होगा। पहला पद अगर संख्यावाचक है तो वो समास कौन सा होगा? द्विगु होगा। ठीक है ना। जैसे चौराहा, जैसे पंचवटी। हालांकि पंचवटी में फिर कर्मधारय भी लग जाता है क्योंकि वो एक स्थान विशेष को लेकर के चर्चा की गई है। लेकिन सामान्य अर्थ में अगर चौराहा की बात करें, त्रिवेणी की बात करें, तो यहाँ पर जो है पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो कौन सा समास हो जाता है? द्विगु हो जाता है। अवयवी भाव की बात करते हैं तो पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। यथा संभव, यथाशक्ति, आमरण, आजन्म। यहाँ पर जो है पहला शब्द क्या है? अवयव है। अवयव का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसके ऊपर लिंग, वचन और कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर अपन उसका लिंग परिवर्तित करना चाहे तो वो शब्द वही का वही रहेगा, कारक परिवर्तित करना चाहे तो वो शब्द वही का वही रहेगा। मतलब ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। कर्मधारय समास की अपन अगर बात करते हैं तो उपमा उपमेय का संबंध होता है और बहुव्रीहि समास के अंदर एक अन्य अर्थ निकल करके सामने आता है। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, महादेव भगवान शिव। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। अब अपन समास को एक एक समास का जो प्रकार है उसको उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला समास है अवयवी भाव। पहला समास कौन सा है? अवयवी भाव। सीधी सी बात है, इस समास के अंदर जो पहला पद होगा वो क्या होगा? अवयव होगा। अवयवी भाव है तो पहला पद क्या होगा? अवयव होगा। अवयव का मतलब पहला शब्द ऐसा होगा जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो शब्द है अगर अपन उसका लिंग परिवर्तित करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारक परिवर्तित करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पहला पद अवयव है, इसीलिए अपन कहते हैं अवयवी भाव समास के अंदर जो पहला पद अवयव है उसी की प्रधानता होती है। मतलब अवयवी भाव जो समास है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, भर पेट मतलब पेट भरकर, भर पेट। आ जन्म मतलब जन्म से, आ जन्म मतलब जन्म से। अब यहाँ पर आ जो है, आ क्या है? एक अवयव है। इसके ऊपर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होगा? शक्ति के अनुसार। तो ये जो उदाहरण है इसमें पहला जो शब्द है या पहला जो पद है वो एक अवयव है, और जिस समास में पहला पद अवयव होगा वो समास क्या कहलाएगा? अवयवी भाव कहलाएगा। और अवयवी भाव समास के अंदर पहला पद जो अवयव होता है वही पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और हैं इसके। प्रतिदिन मतलब दिन बाई दिन
या प्रत्येक दिन, ठीक है ना, दिन के बाद दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। प्रति क्या है? अवयव है। प्रत्येक, प्रत्येक में भी कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। बीचों बीच, बीच और बीच, यहाँ पर भी कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अव्ययी भाव समास के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, पहला पद अव्यय होगा और पहले पद की ही प्रधानता होगी। यथासंभव, यथाशक्ति, आमरण, आजन्म, रातों रात, बीचों बीच, ये सारे क्या है? अव्ययी भाव समास है। दूसरे समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास की। दोस्तों, तत्पुरुष समास जो होता है उसके अंदर पहला पद जो होता है वो क्या होता है? गौण होता है, मतलब पहला पद जो होता है वो माइन्यूट होता है। दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष के अंदर दूसरे पद की क्या होती है? प्रधानता होती है, जबकि अव्ययी भाव के अंदर अपन ने क्या देखा था? पहले पद की प्रधानता थी। अब देखो, तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास के अंदर आपको कारक चिन्ह जो है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि ये जो तत्पुरुष समास है ये पूरा कारक चिन्हों के ऊपर ही आधारित है। अब क्या है ये कि यहाँ पर कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसके भी 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं, ताकि कारक चिन्हों के लोप को अपन अच्छे से समझ पाएंगे। पहला जो प्रकार है वो है कर्म तत्पुरुष। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है गगनचुंबी, मतलब गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को आ रहा है ना, गगन को चूमने वाली, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो गया। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली, वो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 विभक्ति चिन्ह, या तो से का लोप हो रखा होगा या द्वारा का लोप हो रखा होगा। जैसे मदांध, मद से अंधा, नशे से जो अंधा है उसी को अपन क्या कहते हैं? मदांध कहते हैं। यहाँ पर से का क्या हो रखा है? लोप हो रखा है। तो मदांध के अंदर कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है। अब अपन द्वारा वाला एक उदाहरण समझते हैं, रेखांकित। रेखा के द्वारा अंकित, मतलब कोई भी जो अंकन अपन ने किया है, कोई भी अपन ने लिखा है या कोई भी चीज़ अपन ने अंकित की है, उसको अपन ने एक रेखा के द्वारा अंकित किया है, उसी को अपन क्या कहते हैं? रेखांकित कहते हैं, ठीक है ना। तो रेखांकित मतलब रेखा के द्वारा अंकित। तो यहाँ पर द्वारा आ गया, मतलब यहाँ पर क्या है? करण तत्पुरुष है, क्योंकि करण तत्पुरुष में 2 विभक्ति चिन्ह, या तो से का लोप होगा या द्वारा का लोप होगा। अब अपन अगली बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो रखा होगा। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी, मतलब के लिए विभक्ति चिन्ह का अगर लोप हो रखा है तो वहां पर कौन सा समास होगा? संप्रदान, क्योंकि संप्रदान के लिए, कारक चिन्ह अगर आपने पढ़े होंगे, संप्रदान के लिए। अब अपादान, अपादान में क्या हो रहा है? अलगाव का भाव होता है। सीधा सा अगर आपको एक अपादान कारक की अगर अपन बात करें, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पत्ता जो है वो पेड़ से क्या हो गया है? अलग हो गया है। यहाँ पर अपादान कारक है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं अपादान तत्पुरुष की। तो अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? अलगाव का भाव होगा, मतलब कोई भी वस्तु अलग हो रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं अलगाव का जो भाव है, जैसे अपन कह सकते हैं पथभ्रष्ट, मतलब पद से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। पदच्युत, पदच्युत मतलब पद से उसको क्या कर दिया? हटा दिया। तो यहाँ पर जो है अलगाव का भाव है, तो अलगाव का भाव जहाँ होता है वहाँ कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। फिर है संबंध, मतलब संबंध बता रखा हो कि जो भी चीज़ हो रही है वो किसके लिए हो रही है, अगर वो संबंध अगर दर्शाया हुआ है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़ या घोड़ों की दौड़, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर दौड़ किसकी है? घोड़ों की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। अब अंतिम जो तत्पुरुष बनता है वो है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर में पर वाले जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो रखा होता है। जलमग्न मतलब जल में मग्न, ठीक है ना। जलमग्न मतलब क्या होता है? जल में मग्न, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष।
तो अधिकरण तत्पुरुष के साथ में अपन ने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े हैं। तत्पुरुष समास के अंदर विभक्ति चिन्ह जो होते हैं उनका क्या हो रखा होता है, लोप हो रखा होता है। ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास पहला पद अव्यय होगा और उसी की प्रधानता होगी। तत्पुरुष समास पहला पद गौण है, दूसरा पद प्रधान है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो रखा होता है और इसके 6 प्रकार है। अब अपन तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, द्विगु। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि द्विगु समास पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करने का एक ट्रिक कहो, कुछ भी कहो। पहला पद अगर संख्यावाचक है तो मोस्ट प्रोबेबल वहाँ कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। यहाँ पर पहला पद जो होता है विशेषण। विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे चौराहा मतलब ऐसा रास्ता है जहाँ पर 4 रास्ते होकर के क्या हो रहे हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर 4 रास्ते क्या हो रहे, मिल रहे हैं, या वहाँ से 4 रास्ते क्या हो रहे, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर चौराहा में चो जो है वो क्या है, विशेषता है 4 के रूप में। अब अपन बात करें त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का समूह, 3 वेणियों का समूह। तो यहाँ पर आगे 3 आ गया है, चौराहा में आगे 4 आ गया है। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह। पंचवटी का मतलब क्या होता है, 5 वृक्षों का समूह। तो पंचवटी के अंदर भी प्रथम दृष्टिकोण के अंदर जो है पंचवटी में भी कौन सा समास है, द्विगु है। लेकिन इसके अंदर एक विशेष अर्थ भी निकल करके आता है कि पंचवटी मतलब एक स्थान है जहाँ पर माता सीता को अपहरण करके रखा गया था। तो स्थान विशेष के संदर्भ में अगर अपन बात करेंगे तो वो जो है बहुव्रीहि हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी अपन बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, द्विगु की कर रहे हैं। अब अपन अगला बात करते हैं द्वंद्व। अगला समास कौन सा है, द्वंद्व। मतलब दोनों का झगड़ा, न तू बड़ा न मैं बड़ा, दोनों बराबर। जब बात ईगो की आ जाती है, वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ, तब दोनों का निर्णय यही होता है कि न बाप बड़ा न बेटा भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब न तो आप बड़े हो न मैं बड़ा हूँ, दोनों क्या है, बराबर है। तो द्वंद्व समास में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते तो सीधी सी बात है, न तो पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। जैसे कि दोनों पद प्रधान है ये मैंने आपको बता दिया है। साथ में तथा और या, तथा और या, ये तीनों चिन्हों का क्या हो रखा होगा, लोप हो रखा। अब अगर कोई भी शब्द है उसका अगर अपन समासिक विग्रह कर रहे हैं तो उसके अंदर तथा अगर आ जाता है, उसके अंदर और आ जाता है, उसके अंदर या आ जाता है विग्रह करते समय, तो सीधी सी बात है वो मोस्ट प्रोबेबल प्रथम दृष्टिकोण में वो कौन सा समास है, वो समास है द्वंद्व। जैसे कि आय व्यय, आय और व्यय। आय व्यय का मतलब आय और व्यय, या अपन कह सकते हैं आय या व्यय। दूसरा जो है अगर अपन बात करते हैं माता पिता, दोनों बराबर हैं, इसीलिए अपन कहते हैं माता और पिता, माता या पिता। अन्न जल, अन्न और जल, 1-2 एग्जाम्पल और अपन ले सकते हैं। रात दिन, रात और दिन, सुबह शाम, सुबह और शाम, या सुबह या शाम। ठीक है, तो द्वंद्व समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और यहाँ पर जो है और का, या का, अथवा का, ये तीनों जो चिन्ह हैं इनका क्या हो रखा होता है, लोप हो रखा होता है। ये चिन्ह अदृश्य होते हैं। जब अपन उस पद का समास विग्रह करते हैं तो ये तीनों जो चिन्ह होते हैं, कोई भी चिन्ह जो होता है वो बाहर आता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कौन सा समास है, वहाँ पर जो है वो द्वंद्व समास है। दोस्तों 2 समास और बच गए हैं। एक है क्रमधार्य। कौन सा समास है, क्रमधार्य। नाम से ही स्पष्ट है, कोई बड़ी कोई लंबी चौड़ी चीज़ दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उपमा उपमेय का संबंध होता है। मतलब एक वस्तु की जो है वो, एक कोई वस्तु है उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, या तुलना की जा रही है। जब तुलनात्मक जब संबंध आ जाता है उसको अपन कहते हैं उपमा उपमेय का संबंध, या विशेषण विशेष्य का संबंध भी अपन कह सकते हैं। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कैसे होता है, किस प्रकार से उपमा उपमेय संबंध होते हैं, ये अपन देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे नील कमल, नीला है कमल जो,
मतलब कमल कैसा है, नीला है। ठीक है ना, यहाँ पर कमल की क्या कर दी, विशेषता बता दी, कमल की क्या कर दी, विशेषता बता दी, उपमा दे दी, नील कमल मतलब नीला है कमल जो। उसी प्रकार मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, जैसे गाना सुना होगा ना, पुराने जो गाने थे उनके अंदर भी जो है कर्मधारय समास का बहुतायात उपयोग किया गया है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा कि चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो यहाँ पर सागर जैसी आँखों वाली मतलब उसकी आंखें कैसी हैं, सागर जैसी है, समुद्र जैसी है, झील सी गहरी आंखों में डूबने का मन करता है। तो झील सी गहरी आंखें, सागर के समान सागर की गहरी आंखें जो है, वहाँ पर कौन सा समास है, वहाँ पर कर्मधारय समास है। चेहरा है या चांद खिला, मतलब चेहरा इतना ज़्यादा चमक रहा है, इतना ज़्यादा ग्लो आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है चांद के समान क्या हो रहा है, आभा जो है चेहरे की निखर रही है। तो चेहरा है या चांद खिला, यहाँ पर भी कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। उपमा उपमेय का संबंध हो रहा है ना, चेहरे की विशेषता चंद्रमा से की जा रही है। चेहरा है या चांद खिला मतलब खिला हुआ चांद। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, 14वीं का चांद हो या खिताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो यहाँ पर 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो यहाँ पर क्या किया गया, उपमा उपमेय का संबंध जो है वो दिया गया है। मतलब कौन सा समास है, वो कर्मधारय समास है। पुराने जो गानों के अंदर समास को, अलंकार को ध्यान में रख करके गानों की रचना की जाती थी, बड़ा मज़ा आता था सुनने में। अब जैसे अपन बात करते हैं कमल नयन, मतलब कमल के समान नयन, मृग नयनी, मृग के समान नयन मतलब मृग के समान आंखों वाली। पीतांबर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। पीतांबर में प्रथम दृष्टिकोण से पीले हैं अंबर जिसके, प्रथम दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, यहाँ पर कर्मधारय हो जाता है। लेकिन किसी भगवान विशेष को संकेत करके कहा गया है, भगवान जिनके पीले वस्त्र होते हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी देखने को मिलता है। अगर बहुव्रीहि आता है तो पीतांबर में आपको बहुव्रीहि ही सही करना है। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको कर्मधारय सही करना है। ठीक है ना। अगर विशेष अर्थ निकल रहा है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, सामान्य अर्थ में अगर अपन देखें तो कर्मधारय हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, जिसका अर्थात जिसने गरल को, जिसने विष को धारण कर लिया था भगवान महादेव, उनका कंठ कैसा है, नीला है। यहाँ पर नीलकंठ भगवान महादेव को कहा गया है, एक अन्य अर्थ निकल करके आ रहा है, तो वहाँ पर कर्मधारय न होकर के कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। अब देखो महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, मतलब आत्मा की क्या की है, विशेषता बताइए, मतलब आत्मा कैसी है, महान है। अगर अपन कहें दुरात्मा मतलब आत्मा कैसी है, खराब है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा। अब जो अपना अंतिम प्रकार है वो है बहुव्रीहि। सीधी बात है, बहुव्रीहि। कई किताबों के अंदर ये अशुद्धि देखने को मिलती है, बहुव्रीहि कर रखा है, बहुव्रीहि नहीं है, बहुव्रीहि है। 24 कैरेट अगर गोल्ड की बात करें, अगर 24 कैरेट शुद्धता की बात करें तो वो शब्द शुद्ध कौन सा है, बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि नहीं है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के अंदर न तो भाई पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद जो होता है वो अपनी प्रधानता को क्या करता है, उजागर करता है कि भाई न तो भाई तू है न हम हैं, यहाँ पर तो कोई तीसरा खिलाड़ी है, वही सामने आएगा। ठीक है ना। अब तीसरा खिलाड़ी कौन है वो अपन देखते हैं कि तीसरा पद प्रधान है। ठीक है। जब तीसरा पद प्रधान होगा, कि जब पहले का न तो पता न दूसरे का पता, जब तीसरा आ जाएगा तो सीधी सी बात है, बात तो कोई विशेष ही होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, विशेष अर्थ निकल करके सामने आएगा। कौन से समास के अंदर, बहुव्रीहि के अंदर विशेष अर्थ या अन्य अर्थ जो है वो हमारे को देखने को मिलता है। जैसे दशानन, 10 है सिर जिसके, आनन का मतलब होता है सिर, 10 है सिर जिसके। प्रथम दृष्टिकोण में अगर देखें कि दशानन, 10 आ गया, मतलब ये कौन सा होगा, द्विगु होगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यहाँ पर द्विगु नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर के, लंकेश लंकापति रावण। ठीक है ना। दशानन का मतलब क्या है, रावण से है। तो यहाँ पर
दशानन से एक अन्य अर्थ निकल करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट बहुत लंबा है, अर्थात माँ गौरी के पुत्र गजानंद, गजानंद महाराज पधारो वक्रतुंड महाकाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है ना, भगवान विशेष को लेकर के कहा गया है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, महादेव। तो यहाँ पर अन्य अर्थ निकल करके सामने आया है, मतलब कौन सा समास है यहाँ पर? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज अपन ने जो चर्चा की है वो समास के बारे में की है। एक संक्षिप्त में आपकी परिचर्चा जो है दोबारा कर देता हूँ। समास सम प्लस आस, दो शब्दों से मिलकर एक नवीन शब्द के निर्माण को अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक नया यौगिक शब्द बनता है, वो क्या होता है? समास होता है। समास में दो पद या दो शब्द होते हैं। पहला पद मतलब पूर्व पद, दूसरा पद मतलब उत्तर पद। अब अपन समास के जो है 6 प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव, मतलब इस समास के अंदर प्रथम पद अव्यय होता है और उसी समास की क्या होती है? प्रधानता होती है। जैसे आमरण, आजन्म, यथासंभव, यथाशक्ति, कौन सा हो गया? अव्ययी भाव हो गया। फिर दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष में व्यक्ति चिन्हों का क्या हो रखा है? लोप हो रखा है। यहाँ पर 6 प्रकार के तत्पुरुष जो हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। बेसिक अपन ने चर्चा की थी गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, मदांध, मद से अंधा, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। इसके अलावा जो अपन ने अलगाव के संबंध में अपादान की बात की थी, इसके अंदर पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। फिर अपन द्विगु, मतलब पहला पद कौन सा था? संख्यावाचक था। चौराहा, त्रिवेणी, ठीक है ना। पहला पद जब संख्यावाचक होगा तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु होगा। फिर अपन ने बात की थी दोनों के झगड़े की, न तो भाई तू बड़ा न मैं बड़ा, दोनों बराबर, मतलब द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ये क्या होता है? झगड़ना होता है। जैसे ये दोनों पेन हैं, माता पिता, रात और दिन, दोनों बराबर हैं, दोनों पदों की प्रधानता है, वो कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व हो जाता है। और द्वंद्व के एग्जाम्पल अपने पास सीधे सिंपल है, रात दिन, सुबह शाम, भाई बहन, माता पिता, ये सारे क्या हैं? द्वंद्व के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनके अंदर और, अथवा या इन तीनों चिन्हों का क्या हो रखा होता है? लोप हो रखा होता है। फिर है कर्मधारय, कर्मधारय के अंदर उपमा उपमेय का संबंध जो होता है वो दर्शाया हुआ होता है। नीलकमल, मुखचंद्र। फिर जो अगला है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, एक अन्य अर्थ जो होता है वो निकल करके सामने आता है। यहाँ पर जो है बहुव्रीहि के अंदर मोस्ट प्रोबेबल जो है देवता विशेष की जो है, कोई भगवान या कोई देवता विशेष की जो है वो विशेषता बता रखी होती है। वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि होता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपको और किसी भी टॉपिक के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही सरल और सहज तरीके से उस टॉपिक का उत्तम प्रस्तुतिकरण आप लोगों के सामने कर पाऊँ, ताकि परीक्षा के लिहाज से आप जो है उस टॉपिक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो है पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो सही कर पाएँ। ये समास का अपना जो है एक परिचयात्मक वीडियो था। एक इसका 25-30 मिनट का एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर प्रत्येक समास को लेकर के अपन अलग चर्चा करेंगे और प्रत्येक समास के 50-50 एग्जाम्पल जो है उनको अपन चर्चा करेंगे। साथ में जो पिछले एग्जाम के अंदर C-टेट हो या रीट हो, उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक और आपके लिए क्वेश्चन था, एक आ रखा था हीन भावना। हीन भावना मतलब भावना की क्या कर रखी है? विशेषता बता रखी है, उपमा उपमेय संबंध है। तो यहाँ पर भी कौन सा समास है? यहाँ पर कर्मधारय समास है। ये हीन भावना वाला जो है ये रीट 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका वीडियो को देखने के लिए। आप लोग अच्छी तैयारी करें और आपका जो सपना है वो साकार हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।